हेलो। नमस्कार। राधे राधे। चलिए, आज का मोटिवेशन है, जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वो ही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। अगर आपको अपने कदमों पर या फिर आपके लक्ष्य पर, अपने खुद पर जो विश्वास अगर नहीं है, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। भले आप मेहनत कर रहे हैं, अगर आपके अंदर ये विश्वास नहीं है कि हाँ मैं कर लूंगा, हाँ मुझसे हो जाएगा, मेरे में इतना है, पोटेंशियल है कि मैं कर लूंगा, अगर आपके अंदर वो ही विश्वास नहीं आ रहा है, तो फिर आप लक्ष्य तक पहुंच ही नहीं सकते। भले आपके लिए थोड़ा सा कार्यरत हो, पर वो मैटर ज्यादा नहीं करता। मैटर ये करता है कि आप अपने अंदर अपने आप पर कितना विश्वास करते हैं। अगर आप अपने अंदर विश्वास करते हैं, तो जो चीज टफ भी है ना, बहुत ज्यादा कठिन है, तो आप उसको भी बहुत सरलता से समझ लेते हैं। तो वही बात है, अंदर से दृढ़ संकल्प होकर और विश्वास सहित अपना जो है लक्ष्य प्राप्त करें। चलिए, क्वेश्चन क्वेश्चन क्या है आज का? पहला पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस हर साल कब मनाया जाता है? इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं, 2 मार्च, 3 मार्च, 4 मार्च, 5 मार्च। क्या पूछा जा रहा है? राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? 4 मार्च को। 4 मार्च को जो है राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा जो परिषद है, ठीक है, क्या भाई, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, सुरक्षा परिषद जो है उसकी स्थापना हुई थी, कब हुई थी भाई? 1972 में। और वो उसकी डेट क्या थी? 4 मार्च। कितनी भाई? 4 मार्च। 4 मार्च को ये स्थापना हुई थी। 4 मार्च 1972 को जो है राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना हुई थी। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या होता है भाई? इसका उद्देश्य ये होता है कि किसी भी तरीके से सुरक्षा सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाती है। जैसे सड़क सड़क सुरक्षा से लेके कोई भी व्यवस्था है या कार्यक्रम की कोई सुरक्षा है उससे संबंधित, या गवर्नमेंट की कोई सुरक्षा है, सोशल यानी सामाजिक की कोई, सामाजिक स्तर पर कोई सुरक्षा से बात है, तो एनवायरनमेंट पर्यावरण की कोई सुरक्षा की बात है। तो ऑल ओवर इसका एक बहुत बड़ा उद्देश्य है, हर तरीके की सुरक्षा को अपने एक उसमें संजो के रखना, कि भाई हर तरीके की सुरक्षा जो है मैनेज हो पाए और किसी की जो सुरक्षा का हनन ना हो। तो ये सब चीज़ों का जो है ध्यान ये रखती है, और इसी के उपलक्ष्य में, इसी की जो स्थापना हुई थी उसी के दिन हम जो मनाते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाते हैं, जो है 4 मार्च को ये मनाया गया था। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, हाल ही में FIU इंड ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं, 3.69 करोड़, 4.89 करोड़, 5.49 करोड़, 7.69 करोड़। क्या पूछा गया है? FIU इंड क्या है? FIU इंड जो है, इसके द्वारा पेटीएम पेमेंट्स बैंक, कौन सा बैंक है? पेटीएम पेमेंट्स जो बैंक है, उस पर कितने करोड़ का जुर्माना लगाया है, ये आपसे पूछा गया है। देखिए, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, क्या है इसका फुल फॉर्म? फाइनेंशियल इंटेलिजेंट यूनिट इन इंडिया। ठीक है, इन इंडिया या इंडिया लगा सकते हैं, इन लगाने की कोई आवश्यक नहीं है, फिर भी अगर लगाना है तो लगा सकते हैं, नॉर्मल, ये तो समझने वाली बात है। ठीक है, तो क्या है? फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया। ठीक है, तो इसकी ये एक कार्य करता है कि अगर संदिग्ध यानी कोई संदेह है किसी वित्तीय लेन देन का, अगर मतलब डाउट है किसी चीज में, किसी का पैसा इधर उधर गया है, उसमें कुछ बिल्कुल क्लीन पैसा नहीं है, तो उस पर जांच करती है, और जांच करके जो है, कौन से बैंक का भाई? पेटीएम पेमेंट्स जो बैंक है उसकी जांच करके कुछ ऐसा पैसा, संदिग्ध पैसा निकला जो लेन देन में उसका उपयोग हुआ है। तो इसीलिए इस कारण से कौन सा बैंक है? पेटीएम पेमेंट्स बैंक, उस पर जुर्माना लगाया है। कितने का जुर्माना लगाया है? देखिए, हम इसको डिटेल भी पढ़ेंगे, ठीक है, अगर इसमें कुछ होगा तो। ठीक है, इसका आंसर है वो है 5.49 करोड़ रुपए है, इसका जुर्माना लगाया है। और ये जो बैंक है, एक बिल्कुल जीरो बैलेंस पे अपना एक अकाउंट की सुविधा भी देता है, पर इसके कुछ कारणों से जो है उस पर ये जुर्माना लगाया गया है। वित्तीय जो लेन देन है उसमें संदिग्ध था, यानी उसमें क्लियरिटी नहीं थी, तो इस कारण से जो है इसका इस पे जुर्माना लगा है। कितने का? 5.49 रुपए का जुर्माना लगाया गया। देखिए, ये देख लेते हैं हम, जो मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत, ठीक है, मनी मनी लॉन्ड्रिंग जो रोकथाम अधिनियम जो है उसके तहत जो है
ये जुर्माना लगाया गया है, वो भी किसके द्वारा लगाया गया? FIU इंड, इसका फुल फॉर्म मैंने बता दिया है। वो भी किस पे लगाया है? पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर ये जुर्माना लगाया है। तीसरा क्वेश्चन क्या है? हाल ही में सरकार ने भारत में सेमीकंडक्टर इकाइयां स्थापित करने के लिए कितने प्रस्तावों को मंजूरी दी है? इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं, 2, 3, 4, 5। क्या पूछा गया है कि हाल ही में सरकार ने भारत में सेमीकंडक्टर जो है उसकी इकाइयां, सेमीकंडक्टर इकाइयां जो है स्थापित करने के लिए कितने करोड़ रुपए का जो है, सॉरी, कितने प्रस्तावों को मंजूरी दी है, मतलब इससे संबंधित जो है कितने प्रस्ताव मंजूर हुए हैं ये आपसे पूछा गया है। इसका जो आंसर है वो है 3। 3 प्रस्ताव जो है ये मंजूर हुए हैं। टाटा समूह आप सभी जानते होंगे, ये लिख रहा है देखिए, टाटा समूह जो है उसके द्वारा जो है गुजरात और कहाँ पर? असम। गुजरात और असम में जो है 2 इकाइयां स्थापित हो रही हैं, और गुजरात में एक और स्थापित हो रही है सेमीकंडक्टर इकाइयां। पर जो टाटा समूह के द्वारा नहीं, कौन से समूह के द्वारा? मुरुगप्पा समूह के द्वारा गुजरात में एक इकाई स्थापित हो रही है। इसका मतलब ये है टाटा समूह 2 इकाइयां स्थापित कर रहा है, एक गुजरात में एक असम में, और मुरु गप्पा समूह जो है वो एक और सेमीकंडक्टर इकाई स्थापित कर रहा है, वो कहाँ पर? गुजरात में। तो टोटल मिलाकर 3 इकाइयां हो चुकी हैं, वो भी कौन सी? सेमीकंडक्टर इकाइयां। ये जो है इससे मंजूरी जो है 4, सॉरी 3 ये हो गई हैं, और ये इकाइयां जो है जल्दी से शुरू कर दी जाएंगी। 100 दिन के अंदर अंदर इन पे काम करना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये जो है इन इकाइयों का उपयोग बहुत सारा होता है, आप सभी विद्युत से संबंधित है। इनका उपयोग मोबाइल में, स्मार्टफोन में, मतलब टेक्नोलॉजी में, बहुत सारी चीजों में इनका उपयोग होता है। इसलिए इन इकाइयों को स्थापित किया जा रहा है गुजरात में और असम में। 2 जो की जा रही है टाटा समूह के द्वारा, एक की जा रही है मुरुगप्पा समूह के द्वारा। चलिए, अब है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य जल सूचना विज्ञान केंद्र स्थापित करने के निर्णय लिया है? इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब। क्या पूछा गया है कि किस राज्य सरकार ने जो है राज्य जल सूचना विज्ञान केंद्र, कौन सा केंद्र है? राज्य सूचना विज्ञान जो केंद्र है वो स्थापित करने का निर्णय लिया है। वो किसने किया है? उड़ीसा। उड़ीसा ऐसा राज्य है जिसने जो है जल सूचना विज्ञान केंद्र जो है वो स्थापित करने का निर्णय लिया है। उड़ीसा। उड़ीसा के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? नवीन पटनायक। सभी को पता है नवीन पटनायक जो है उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने जो है एक केंद्र स्थापित किया है, उसका नाम क्या है? जल सूचना विज्ञान केंद्र। मतलब सूचना, जल से संबंधित कोई भी सूचना है, किसी भी प्रशासन संबंधी, उसका टीकाकरण करने वाला कोई संबंधी कोई भी डाटा है, तो ये जो है पूरा एक केंद्र बनाया गया जिससे पूरी सूचनाएं, जल से संबंधित सूचनाएं, मौसम से संबंधित सूचनाएं जो है उसका एक हब होगा। वहां पर विज्ञान से संबंधित, जल से संबंधित पूरी सूचनाएं जो है वो एकत्रित इस केंद्र में होंगी। एक ऐसा केंद्र जो है, बहुउद्देशीय केंद्र जो है वो उड़ीसा में स्थापित किया जा रहा है। और किसके द्वारा किया जा रहा है? उड़ीसा के प्रमुख का नाम क्या है? नवीन पटनायक। चलिए, हाल ही में आयुष्मान भारत PMJEY के तहत कितने करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला यूपी देश का पहला राज्य बन गया है? इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं, 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़, 6 करोड़। क्या पूछा गया है कि आयुष्मान भारत है उसमें PMJAY, ये जो योजना है ये वो योजना है जिसके तहत आयुष्मान कार्ड जो है जारी किए जाते हैं। प्रधानमंत्री जन आरोग्य जो है योजना, क्या नाम है? प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। उसके तहत जो है आयुष्मान कार्ड के बारे में सबको पता है। आयुष्मान कार्ड जो है वो सब लोगों की कितनी हेल्प करता है। ठीक है, आयुष्मान कार्ड जिसके पास होगा उसको पता होगा कि आयुष्मान कार्ड जो है चिकित्सा से संबंधित है, कि आप किसी गरीब की, मतलब जिसके पास पैसा नहीं हो, अगर उसके पास आयुष्मान कार्ड है तो उसका कितना इलाज फ्री हो जाता है। ये मैंने आंखों देखी वाली बात है कि ये बहुत सारे अनुभव हैं जो दूसरे लोग भी बताते हैं कि आयुष्मान कार्ड से बहुत हेल्प हो जाती है। जो लोग गरीब हैं, जो चिकित्सा को अफोर्ड नहीं कर सकते, बड़े बड़े डॉक्टर को अफोर्ड नहीं कर सकते, उनका खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए सुविधा दी गई है। ये कार्ड है, उसके जरिए इलाज किया जा सकता है। तो यूपी एक ऐसा राज्य है जिसमें
कितने आयुष्मान कार्ड बढ़ चुके हैं भाई? 5 करोड़। 5 करोड़ जो है आयुष्मान कार्ड बढ़ चुके हैं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत। 5 करोड़ जो है यूपी में ये कार्ड बच चुके हैं और उन इतने लोगों को ये सुविधा प्राप्त हो चुकी है। ये बहुत भारत का जो है पहला ऐसा राज्य होगा ये, उत्तर प्रदेश। चलिए, हाल ही में जम्मू कश्मीर में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में कितने गुटों को गैर कानूनी संघ घोषित किया है? इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं, 1 2 3 4। क्या पूछा गया है? हाल ही में जम्मू कश्मीर में जो है मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने कितने गुटों कॉन्फ्रेंस ने कितने गुटों को जो है गैर कानूनी, कोई गुट है उनको गैर कानूनी संघ घोषित किया है, मतलब ये कानून से संबंधित नहीं है, ये गैर कानूनी काम करने में इनका योगदान होता है, इसलिए उनको हटा दिया गया है या ये घोषणा दी गई है। बताइए कितने गुट ऐसे थे? इसका जो आंसर है वो है 3। ठीक है, एक बार मैं देख लेती हूँ क्योंकि 3, नहीं सॉरी 2। ठीक है, इनकी क्योंकि संख्या, ये जो है 2 गुट ऐसे हैं जो गैर कानूनी है, कानून से संबंधित गैर कानूनी मतलब देश विद्रोही जो है गतिविधियां करते हैं, इसलिए इनको जो है गैर कानूनी गठबंधन का नाम देके इनको हटा दिया है, क्योंकि ये देश विद्रोही जो है गुप्त रूप से देश विद्रोही गतिविधियां करते हैं। और इनको इसलिए किसके, कश्मीर में, कहाँ पर भाई? जम्मू कश्मीर में जो है मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के द्वारा ये 2 गुटों को गैर कानूनी घोषित करके हटा दिया गया है। चलिए, अभी हमने कल ही क्वेश्चन पढ़ा था, अमित शाह जी ने भी ऐसा किया है, मुस्लिम कोई 2 गुट थे, ठीक है, 2 या 3 गुट थे, उनको हटा दिया है, किसने? गृह मंत्री अमित शाह जी ने। चलिए, अगला क्या है? हाल ही में वित्त वर्ष 2024 में तीसरी तिमाही में भारत की जीडीपी वृद्धि बढ़कर कितने प्रतिशत हो गई है? इसके ऑप्शन जो है आपके सामने, 8.4%, 9.5%, 10.4%, 11.2%। क्या पूछा गया है? वित्त वर्ष 2024 में, वित्त वर्ष 2024 में तीसरी तिमाही में भारत की जीडीपी वृद्धि जो है बढ़कर वो कितने प्रतिशत हो गई है, ये आपसे पूछा गया है। इसका जो आंसर है वो 8.4%। क्या है? 8.4% जो है जीडीपी बढ़कर हो गई है। कितनी भाई? 2024 वर्ष की बात चल रही है, इसमें जो है भारत की जीडीपी जो है 8.4% बढ़ गई है। चलिए, सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी का फुल फॉर्म आप सभी को पता होगा। चलिए, हाल ही में औरंगाबाद और बेगूसराय में आयोजित कार्यक्रमों में किस राज्य में कई विकासात्मक परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया? इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं, बिहार, तेलंगाना, कर्नाटक, मिजोरम। क्या पूछा गया है? औरंगाबाद जो है और बेगूसराय, औरंगाबाद बेगूसराय में जो आयोजित कार्यक्रमों में किस राज्य में कई विकासात्मक परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है, ये आपसे पूछा गया है। वो किस राज्य में है? ये बिहार। ठीक है, कोई विकास से संबंधित परियोजनाएं हैं वहां पर, और बिहार में कौन सी जगह है भैया? औरंगाबाद और बेगूसराय, वहां पर कोई कार्यक्रम आयोजित किया गया है, उसमें जो है विकास से संबंधित परियोजनाएं लॉन्च की गई हैं। विकास से संबंधित बहुत सारी परियोजनाएं हो सकती हैं, ठीक है, बहुत सारी, मतलब आगे बढ़ाने वाली परियोजनाएं। इसमें देखिए कितने रुपए से अधिक लगे हैं इसमें, 48,000 करोड़। ठीक है, 48,000 करोड़ से ज्यादा रुपए इसमें इन परियोजनाओं में लगे हुए हैं। ठीक है, इनका एक जो आंकड़ा लगाया गया है, इतने रुपए इन परियोजनाओं में खर्च हो जाएंगे। चलिए, नवा क्वेश्चन क्या है? हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने कितने करोड़ रुपए से अधिक के 5 पूंजी अधिग्रहण अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए गए हैं? इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं, 19,000 करोड़ रुपए, 30,000 करोड़ रुपए, 39,000 करोड़ रुपए, 49,000 करोड़ रुपए। बताइए, क्या पूछा गया है? रक्षा मंत्रालय ने जो है कितने करोड़ रुपए से अधिक की 5 पूंजी अधिग्रहण अनुबंध, मतलब ये जो है 5 कोई अधिनियम जो अनुबंध है उन पर हस्ताक्षर किए हैं रक्षा मंत्रालय। कहने का मतलब आपको सिर्फ ये बताना है कि कितने करोड़ रुपए का खर्चा आएगा, कि रक्षा मंत्रालय ने अपनी कोई योजनाएं हैं, कुछ उनको कोई विमान खरीदने होंगे या कोई भी रक्षा मंत्रालय से कोई भी वो यान खरीदने हो, तो उसमें कितने का उनने अनुबंध लगाया है या कितने का खर्चा होगा, ये आपसे पूछा गया है। किस मंत्रालय के द्वारा? रक्षा मंत्रालय के द्वारा। इसका जो आंसर है 39,000 करोड़ रुपए। कितने भाई? 39,000 जो करोड़ रुपए हैं वो रक्षा मंत्रालय के तहत
लगेंगे यान में, विमान में, कोई भी चीज ऐसी है जो रक्षा मंत्रालय के उपयोग में आने वाली चीज है, रडार हुए, जो ड्रोन हुए, अगर उनमें उनको ये खरीदना है तो कितने भाई इनकी परियोजना है और उसमें कितना खर्च होने वाला है? 39,000 करोड़ रुपए उनका एक आंकड़ा है कि ये इतना खर्च हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री ब्रायन मुलोरली का निधन हो गया है? क्या नाम है? ब्रायल मिर्लोनी जो है उनका निधन हो गया है। वो कहाँ के पूर्व प्रधानमंत्री थे? ये आपसे पूछा गया है। कनाडा, भारत, अमेरिका, ईरान, बताइए क्या पूछा गया है कि ये पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनका निधन हो गया है, वो किस देश के, उनका नाम क्या है? ब्रायल ब्रिलोली, जो नाम है मुरोली जो है उनका नाम जो है ये है, और सॉरी वो किस देश के जो है पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं? वो है कनाडा। कनाडा जो है इसके ये पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, 90s के ये प्रधानमंत्री रह चुके हैं। देखिए कौन से सन में रह चुके हैं ये प्रधानमंत्री, सॉरी हाँ 1984 से लेके 1993 तक, ठीक है, ये प्रधानमंत्री रह चुके हैं, वो भी कनाडा के। तो इन्होंने बहुत सारे काम किए, देखिए हम देख लेते हैं क्या है। प्रधानमंत्री थे ये, मुलरोनी में शीत युद्ध के अंतिम दिनों में कनाडा का नेतृत्व किया था। मतलब ये प्रधानमंत्री भी थे और उन्होंने बहुत सारे अच्छे अच्छे काम किए थे, तो उनका जो है निधन हो चुका है। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन था। अब क्या है, अब जो क्विज था उसका आंसर देख लेते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका ने उत्पन्न क्वांटम कंप्यूटरिंग क्यूसी क्षेत्र में प्रमुख संस्थानों में से गूगल, कौन से संस्थान है? गूगल, आईबीएम, क्या है भाई? आईबीएम, और इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ठीक है, क्या नाम है इसका? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। तो अगला क्या है? माइक्रोसॉफ्ट और AWS, क्या? अमेजन, अमेजन जो है वो आप सभी को पता होगा। केवल आईबीएम जो है तकनीकी नवाचार में 1 सदी से अधिक की विरासत का दावा करती है। मतलब तकनीक से संबंधित जो है वो आईबीएम जो है ज्यादा तकनीकी से उत्पन्न या संपन्न ये कंपनी है या एक सिस्टम है, ठीक है। चलिए हम्म अब ये जो है आज का क्विज है, आप सभी को आंसर देना है। निम्नलिखित में से कौन सा देश अब चीन की बेल्ट एंड रोड पहल का हिस्सा नहीं है? क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से कौन सा देश अब चीन की बेल्ट एंड रोड पहल का हिस्सा नहीं है? ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। आप सभी जो है आंसर इसका देंगे। चलिए इसी के साथ मैं आपसे कल मिलती हूँ। राधे राधे।